तो चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी में चलते हैं जहां बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। आखिर क्या राज है इस गांव का? आइए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। आधी रात हो चुकी थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। ये लाइन सुनते ही समझ आ जाता है कि हम किसी खौफनाक दास्तान में कदम रख चुके हैं। ठीक है, तो कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होगी कहानी के मुख्य किरदार राकेश से और हम उस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो उसे इस गांव तक खींच लाई है। तो मिलिए राकेश से। ये है हमारी मेन कैरेक्टर। राकेश असल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सरकारी अधिकारी हैं और उनको एक कह सकते हैं बहुत ही अजीब मामले की जांच के लिए इस दूर दराज के गांव में भेजा गया है। तो राकेश का काम क्या है? देखिए, इस गांव का जो स्कूल था ना, वहाँ साल की शुरुआत में थे पूरे 75 बच्चे। साल खत्म होते होते ये गिनती रह गई सिर्फ 19। और अब की बात करें तो 0, एक भी बच्चा नहीं। स्कूल पर ताला लग चुका है और राकेश का बस एक ही काम है, पता लगाना कि आखिर ये सारे बच्चे गए तो गए कहाँ। राकेश जैसे ही गांव में कदम रखता है उसे कुछ बहुत गड़बड़ लगता है। मतलब एक गांव कैसा होना चाहिए, बच्चों के खेलने की आवाजें, गलियों में चहल पहल, लेकिन यहाँ तो एक अजीब डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। गलियां एकदम खाली, ऐसा लग रहा था मानो इस गांव से बच्चों का नामो निशान ही मिट गया हो। और बस यही एक सवाल राकेश के और हमारे भी दिमाग में गूंजने लगता है, आखिर सारे बच्चे गए कहाँ? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य कैसे और भी ज्यादा गहराता जाता है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां पहले खौफनाक सुराग सामने आने वाले हैं। गांव के एक पुराने वीरान पड़े मंदिर से राकेश को कुछ बच्चों की दबी दबी सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस तरफ बढ़ता है तो देखता है कि कुछ बच्चे वहां एक अजीब सा खेल खेल रहे हैं। और फिर राकेश एक बच्चे के मुंह से कुछ ऐसा सुनता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्चा कहता है अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, तभी तो देवता खुश होंगे। ये कोई खेल नहीं था, ये तो कुछ बहुत ही भयानक था। सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में ये खौफनाक बात आई कहाँ से? उसी रात राकेश को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। सपने में उसे मिट्टी की बनी एक अजीब सी मूर्ति दिखती है। एक ऐसी मूर्ति जिसका शरीर तो इंसान का था पर सिर किसी बैल जैसा। और सबसे डरावनी बात, उसके पेट में आग की एक भट्टी धधक रही थी। ये सपना उसके जहन में बैठ जाता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। वो पल जहां गांव के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है और विलन का असली डरावना चेहरा सबके सामने आने वाला है। अपने सपने की वजह से राकेश बेचैन था। वो छत पर टहल रहा था कि तभी उसे दूर जंगल के खंडरों में आग जलती हुई दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसके सपने और इस आग में जरूर कोई कनेक्शन है और वो फौरन उस तरफ दौड़ पड़ा। और खंडहर पहुंचकर राकेश जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गांव का सबसे इज्जतदार और पूजनीय पुजारी अघोरम ठीक उसी मूर्ति के सामने हवन कर रहा था जो राकेश ने अपने सपने में देखी थी। और यहीं पर सारा सच सामने आ जाता है। अघोरम खुद कबूल करता है कि गांव वाले जिसे मौलिक देवता समझकर पूज रहे हैं वो असल में एक शैतान है। गांव में जो सूखा पड़ा, फसलें जली या महामारी फैली, वो सब भगवान का कहर नहीं था बल्कि अघोरम की साजिश थी। और वो बच्चों की बलि देवता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद अमर होने के लिए चढ़ा रहा था। और फिर अघोरम जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, ये मूर्ख गांव वाले नहीं जानते कि ये मोलक कोई देवता नहीं शैतान है। हाँ, शैतान को पूछता हूँ मैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राकेश के पीछे पीछे आए गांव वाले अंधेरे में छिपकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। अघोरम का सच सामने आने के बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। ये वो हिस्सा है जहां लोगों ने इंसाफ अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही अघोरम का कबूलनामा खत्म होता है, अंधेरे में छिपे गांव वाले बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और अपने साथ हुए धोखे का दर्द था। फिर एक एक करके लोगों का सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगता है। कोई चीखता है कि तूने अपने काले जादू के लिए हमारे बच्चों की जान ले ली। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है कि 20 साल पहले अघोरम उसके पोते को भी ऐसे ही ले गया था
और देखते ही देखते पूरी भीड़ एक ही आवाज में चिल्लाने लगती है कि इसका भी वही हश्र होगा। और फिर गांव वाले अपना इंसाफ खुद करते हैं। वो अघोरम को पकड़कर उसी हवन कुंड की आग में झोंक देते हैं। हाँ, उसी आग में जिसमें वो मासूम बच्चों की बलि देता था। एक पल के लिए खंडहर उसकी चीखों से गूंजता है और फिर चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? बुराई का अंत हो गया? शायद नहीं। रुकिए, कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है। एक ऐसा मोड़ जो बताता है कि बुराई इतनी आसानी से नहीं मरती। उस खौफनाक रात के बाद गांव आजाद हो गया। कई साल बीत गए। वहां फिर से बच्चों की खिलखिलाहटें गूंजने लगीं। लेकिन फिर सालों बाद एक अमावस की रात को एक साया वापस उन्हीं खंडरों की तरफ लौटता है। ये साया उसी जगह को खोदना शुरू करता है जहां मौलक की मूर्ति दफन थी, और जैसे ही मूर्ति बाहर निकलती है उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था। और फिर वो उस मूर्ति से फुसफुसा कर कहता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। ये एक लाइन काफी थी ये बताने के लिए कि वो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने आया है। तो सवाल यहीं आकर रुक जाता है, क्या कहानी खुद को दोहराएगी? क्या अंधविश्वास और बुराई का ये सिलसिला कभी खत्म होगा, या फिर इस गांव को बचाने के लिए किसी और राकेश को आना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।